Assalamualaikum. Good It's a Monday morning. morning. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. And what nice weather we have these days. वैसे तो आपको पता ही है कि बारिशें हर जगह हो रही हैं. इनफैक्ट पंजाब का हाल जो है उसके बारे में तो हम बात करेंगे बिकॉज वहाँ हमें यहाँ बैठे हुए लगता है कि पंजाब में वो हो रहा है जो पिछले 2 सालों से कराची में हो रहा था, विच वॉज लाइक टोटल अर्बन फ्लडिंग. देखिए अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं. अभी जो बारिश हुई है लाहौर में, जो तूफानी तेज तरीन बारिश हुई थी, उसमें बड़ा बेहतर इंतज़ाम एज़ कम्पेयर टू पिछली दफ़ा देखने को मिला. पानी भी वो इलाके जहाँ से कई दिन या एटलीस्ट 12-24 घंटे नहीं निकल पाता था, वहाँ पे 2-3 घंटे में ही मशीनरी लगी और पानी निकाल दिया गया. सो यस, द मेजर्स हैव बीन इफेक्टिव, लेकिन सर्टनली दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है. और उधर अक्रॉस द बॉर्डर भारत में चूँकि डैम्स फुल हो चुके हैं, पानी छोड़ दिया गया है, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट. जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वो ऑलरेडी देहात ज़ेर आब आना शुरू हो गए हैं. क्या अपडेट है, क्या हिफाजती इक़दामात है, क्या तैयारी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हम सर्टनली आपको बताएंगे, ख़ुद भी यहाँ डिस्कस करेंगे. लेकिन ओवर द वीकेंड हमने सोचा कि एक ज़बरदस्त किस्म की जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई है. मैं सोच रही थी कि हम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे. भाई क्या बात है हमारी कि पाकिस्तान शाहीन्स ने इमर्जिंग एशिया कप जो है वो जीत लिया है एंड दैट इज़ टोटली कमेंडेबल. ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए. आपको बता दें कि फाइनल में शाहीन्स ने इंडिया को 128 रन से हराया है. यस, बड़ा मार्जिन है ये भाई. मतलब ये इतनी डिसाइसिव जीत है. एक्सप्रेशन इसलिए दिए थे कि ताकि आप अगेन ये बताएंगी. अच्छा, व्हाट? यस, 128 रन से जिताया है. इतना बड़ा मार्जिन था. और देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी भी लेवल पे टाइटल हमने जीत लिया. खैर वो तो फिर हमने कब तो हमने जीत ही लिया. पाकिस्तान की जानिब से हम बात करें, तैयब ताहिर ने शानदार सेंचुरी बनाई है. सुफियान मकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है. इंडिया के खिलाफ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी टीम के प्लेयर्स भी मैदान में मौजूद थे. और टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तान शाहीन्स का होटल पहुंचने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों ने भाई वेलकम किया उन्हें. आप चेक करें ये विजुअल्स भी देखें. आप जरा फुल स्क्रीन भी थोड़ा सा दिखाइएगा. वी वांट टू सी एज वेल. और हमारे सुपरस्टार शाहीन एंड एवरीबॉडी इज देयर. बाबा मतलब आप सोचिए कि एक तो आप जीत के आए इंडिया से, दूसरा आपको ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप जिनको लुक अप टू कर रहे हो वो ही आपको इस्तकबाल भी कर रहे हो, खड़े हुए हो. और सर्टनली यंगस्टर्स का हौसला भी बढ़ता है. और ये तो हमारे लिए तो स्टार्स हैं ही, शाहीन, बाबर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स. इन बच्चों के लिए तो लिटरली मेंटोर्स हैं. That is so true. Yes. अच्छा चलें, ये तो एक जीत है ही. उसके अलावा स्पेशली देखिए क्रिकेट में तो हमें पता होता है कि हमारा ऊपर का 1-2 नंबर तो रहता ही है, लेकिन एक स्पोर्ट जिसमें हम 37 ईयर्स बाद अब्दुल्ला वापस आए हैं, ये भी सुनने वाली बात है. एंड दैट इज़ स्क्वॉश. तो आफ्टर 37 ईयर्स एक बार फिर स्क्वॉश में पाकिस्तान को वापस हम कहेंगे कि हुक्मरानी मिल गई है. एंड देयर यू हैव सम विजुअल्स एज वेल. स्क्वॉश प्लेयर हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर टाइटल जो है वो जीत लिया. ही बीट एवरीबडी देयर. तो ये हमें ज़रा ज़्यादा कमाल की बात भी इसलिए लग रही है बिकॉज स्कॉश में क्या हमारा नाम होता था. दुनिया यूज्ड टू, मतलब दुनिया थोड़ी सी हट जाती थी नोइंग कि जी बेस्ट या टॉप तो पाकिस्तान का ही होगा. Then we lost that for a bit. वापस आ गया है टाइम. It took 37 years, but हमजा ने फाइनली ये टाइटल पाकिस्तान के नाम दोबारा कर दिया है. थैंक यू हमजा एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली एंड कंग्रेचुलेशंस टू द होल पाकिस्तान एज वेल. हमजा खान ने 1986 के एक्चुअली वो जो जानशर खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था ना, उसके बाद ये कामयाबी हमें मिली है, एज इन पाकिस्तान के हिस्से में आई है. अच्छा, शानदार कामयाबी पर आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी. ऑब्वियसली बिल्कुल बनता तो था. और अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि यही बात जो हम भी कर रहे हैं एक्चुअली आफ्टर 37 ईयर्स, ये टाइटल जो है वो फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान का शुक्रिया. हम भी यही कहेंगे भाई. अच्छा, 86 के जो चैंपियन थे ना, वो तो हमारे फॉरएवर चैंपियन हैं जहांगीर खान साहब. तो उनका क्या कहना है इस जीत के बारे में, इस नौजवान की इस जीत के बारे में क्या कहा, ये सुन लीजिए. सबसे बड़ी बात तो यह कि सबको मुबारक हो चीज की. और ऑफ कोर्स एक बड़ी खुशाइन बात है और खुशी की बात है. मगर मैं समझता हूँ कि इसको 37 साल लगने नहीं चाहिए थे, क्योंकि एक इस मैयार पे, जिस लेवल पे पास में हम लोग खेलते रहे या जिस लेवल पे पाकिस्तान अपनी पोजीशन रखता था,
तो मैं समझता हूँ कि उसको तो ये हर साल कंटिन्यू इसी तरह रखनी चाहिए थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब जैसे इसी टूर्नामेंट में हमजा के साथ उसका कोच भी साथ नहीं गया जो उसको ट्रेनिंग कराता रहा या जो भी चीज होती रही है। अब ऐसे ऑफिशियल लोग चले जाते हैं जिन्होंने आज तक रैकेट नहीं पकड़ा, तो इस तरह की मुहिम नहीं चलनी चाहिए, एक प्रोफेशनल अंदाज में लेके चले तो मैं समझता हूँ कि हर साल हम ला सकते हैं। सो 86 में एक्चुअली जांचर जीते थे और जहांगीर खान साहब जिनका अपना मकाम है उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी और यस वो हमें कुछ याद करा रहे थे रियलिटीज़ के we should have been there earlier, much earlier. हाँ अच्छा It took us a long time to regain that reign. बस अब आ गया है ना तो देर आए दुरुस्त आए। आज हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, बाद में सोचेंगे कि इतना अरसा क्यों लगा। लेकिन हमारे जो आर्डेंट व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान वुड नो कि हमजा हमारे शो पे कितनी बार आ चुके हैं और जियो पाकिस्तान में कई बार हम हमजा खान को दावत भी देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया दोबारा से, माशाअल्लाह। और आपका शुक्रिया कि आप ये जीत पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। ज़रा बताइएगा, व्हेन यू स्टेप्ड इनटू दिस टूर्नामेंट, मतलब ये सोचा हुआ था कि हाँ ये ग्लोरी पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा तो वापस आ ही जाएगी, या फिर बस एक के बाद दूसरी जीत मिलती गई और फिर टाइटल आपके नाम हो गया? टूर्नामेंट से पहले मैंने काफ़ी मेहनत की हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ। जो मेरे मैनेजर थे मेजर सुलेमान, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दी और मैंने काफ़ी इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत की हुई थी। बस दिल में यही था कि मैं ये रिकॉर्ड को किसी तरीके से मैं ये तोड़ सकूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 37 ईयर्स के बाद पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ वापस लाया हूँ और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, हमें तो पता है ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो हम यहाँ पे खुश हो रहे हैं, आपकी जीत पर जश्न मना रहे हैं। हमजा 2-3 बार, बल्कि आप पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं, तो दोबारा क्या हम कहेंगे, थर्ड टाइम दैट यू आर हियर ऑन आवर शो। हमेशा आपसे बात करके यही लगता था कि आप ही होंगे जो कि इस किस्म का अचीवमेंट जो है वो मुस्तकबिल बनेगा, बिल्कुल वो आप पाकिस्तान वापस लाएंगे। तो वो ज़रा बता दें कि इस बार आपका एक्सपीरियंस क्या था? कंपेटिटिव स्पोर्ट हो चुका है ज़्यादा ओवर द आपके साथ कौन कौन था, कुछ डिटेल दीजिए। सबसे टफ मैच किसके साथ था? आपको पता है पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्लेयर भेजा था और वो मैं था, तो मुझे काफी प्रेशर था क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ एक होप गई हुई थी और वो सिर्फ मैं था। और इजिप्ट से 6 बंदे आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड से 6 टीम आई हुई थी, 6 प्लेयर की, तो पाकिस्तान से सिर्फ एक गया हुआ था। लेकिन उम्मीद अल्लाह से मेरी बहुत थी कि इंशाल्लाह इस दफा ये टाइटल जीत कर आने पाकिस्तान के लिए। तो यानी आप एक ही भारी थे उन सारों की टीमों पे। बट यू नो दिस शुड नॉट बी द केस। तो हमजा आप माशाल्लाह भारी तो हैं और हमारी उम्मीद है आप इसी तरह फतूहात का सिलसिला जारी रखें। तो हमारे यहाँ से मुझे ज़रा बॉदर करती हैं ऐसी चीज़ें, क्यों एक बंदा गया था? क्या हमारे बाकी बच्चे उस मयार पर पूरा नहीं उतरते, या वी कुड नॉट अफोर्ड देम? क्योंकि बहुत दफ़ा ये भी होता है ना, मतलब क्वालिफाई करना होता है, तो और क्या कोई क्वालिफाई क्या हुआ था? ये बात इस तरह कि हमारी जो इस स्क्वाश को अभी सपोर्ट जरा कम हो गई है। अभी हर कोई जाता है क्रिकेट की तरह, हर कोई सपोर्ट करता है क्रिकेट की तरह। स्क्वाश को क्यों सपोर्ट नहीं हो रही? क्योंकि कहते हैं कि प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स बहुत जाते हैं लेकिन सपोर्ट की जरूरत है स्क्वाश को भी। जबरदस्त। अच्छा लगता है आपने हमजा बड़ी सेलिब्रेशंस की हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना, हम आपसे पहले भी बातें करते रहे हैं, लेकिन अभी ज़रा हमें एक एको टाइप आपकी आवाज़ में आ रहा है। अब या तो ये हमारा कनेक्शन इस तरह है या फिर आपने खुशी में बहुत सी चीज़ें मारी हैं। असल में जब मैंने जीत मुझे यकीन नहीं आया तो मैंने जरा चीखें वगैरह मारी, तो इसलिए जरा गला खराब। नहीं वो तो नेचुरल था, मतलब हम भी आपके साथ होते हैं तो आपसे ऊंची चीखें हम लोगों की सुनाई देती, बिकॉज यू नो दिस इज बिग विन। 37 साल बाद पाकिस्तान में ये टाइटल वापस आना, आपकी बदौलत आना। बिल्कुल। अच्छा अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं? मतलब उसके बाद क्या होता है जब आप वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन जाते हैं? तो फिर आप मतलब इसको मेंटेन रखना या आगे बढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? जीत तो है, खुशी तो है, लेकिन क्या प्रेशर भी और ज़्यादा फील हो रहा है?
प्रेशर नहीं, लेकिन मुझे अभी इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं इधर ही रह जाऊंगा बस, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मेरा दिमाग और आगे जाए। ओके, मैचेस में अच्छा, किस तरह की सपोर्ट है? अभी आप दीगर लड़कों के बारे में भी बता रहे थे कि सपोर्ट नहीं मिली, वो हम आपकी बात ज़रा ठीक से सुन नहीं पाए थे, डिस्टॉर्ट हो गई थी, और कोई नहीं जा सका। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या सपोर्ट है जो नहीं अभी आपको मिल रही, आप लोगों को, दीगर स्क्वॉश प्लेयर्स को नहीं मिल रही जो चाहिए? हम फाइनेंशियली बड़े वीक हैं। अभी हम मिसाल के तौर पर फेडरेशन से हम टिकट मांगते हैं PSA टूर्नामेंट्स के लिए, जो हमारा एक पापा इतने कोई क्या कहते हैं उनके अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इतना टिकट दे सके। तो हम फेडरेशन से पूछते हैं तो फेडरेशन कहती है हम ये नहीं कर सकते, इतना महंगा टिकट है, तो हम आपको सिर्फ जूनियर पे सपोर्ट करते, सीनियर आपको। तो ये बात दिस इज़ ट्रैजिक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो उरूज देखा है इस खेल के अंदर, और सर्टनली फंड्स भी थे, सब कुछ था, तभी उरूज भी था, मतलब लोगों की ज़िंदगियां भी तब्दील हुई हैं। तो अभी तो आप जीत गए हो, वज़ीर आज़म भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, और फिर हमारे जो पुराने जहांगीर खान साहब, वो तो अभी भी बड़ा एक्टिवली सपोर्ट करते हैं यंग प्लेयर्स को। तो उन्होंने अभी आपसे कांटेक्ट किया इवन टू इनकरेज या सपोर्ट एनीथिंग? मुझे क्या कहते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके मैं रैकेट, आप बोलते मेरा एक रैकेट 40,000 है, तो मैं अगर दरमियान में रैकेट टूट जाए तो मेरे पास 4-5 रैकेट तो ज़रूरी है, और डाइट हो गई हमारी, बस यही चीज़ें हैं। यानी कि फेडरेशन से ज़रा आपको शिकायतें हैं, लेकिन होपफुली ये शिकायतें आपकी ज़रा ऊपर से अगर मुदाखलत होगी तो सर्टनली दूर हो जाएंगी। अभी आप ये बता दो ज़रा, जीते तो सबसे पहले कॉल किसको की थी? हम वो मोमेंट जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट वो लम्हा, जीत गए, चैम्पियन बन गए, सबसे पहला मैसेज, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल किसको की थी? बस सबसे पहले तो आप बोलते हैं मैंने अपनी मामा को की थी और बाबा को। बस काफ़ी मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गया। अच्छा, हमें ज़्यादा जल्दी यकीन हो गया। दरअसल बात ये, हमारी आपसे मुलाकात रही है ना, टेक योर टाइम, इट्स ओके। ये बड़ा एक ओवरवेलमिंग मोमेंट है एक्चुअली आपके लिए भी और हम सारे, क्योंकि हमारी जब आपसे पहले भी बातें हुई हैं ना, तो हमें आपसे बातें करके पता था कि आप यू विल रीच दैट लेवल जो बहुत लोग एक्चुअली ट्राई करते हैं। ये बताइएगा हमजा, आपके साथ आपके कोच भी थे, किस किस्म का किस तरह इनकरेजमेंट आपको उनसे मिली? बिकॉज ऑब्वियसली टीम आप कह रहे हैं, मैनेजर गए थे, कोच गए थे कि नहीं गए थे? मेरे साथ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के डायरेक्टर गए थे आफ्ताब, और मेरे साथ कोई कोच नहीं था, ना कोई मेरे साथ प्लेयर गया होता, ना कोई मेरे साथ फिजियो गया होता। तो कोच क्यों नहीं गए? कोच क्यों नहीं गए थे? कहते हैं कि फाइनेंशियली फेडरेशन कहते हैं हमारे पास फंड नहीं। तो डायरेक्टर क्यों गए थे? मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि क्योंकि इस टाइम कोच का होना जरूरी है या फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्लेयर अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाए, उसको कोई चोट वगैरह, तो देख तो सके, समझ तो सके प्लेयर की दुख को कि क्या प्लेयर के साथ हो रहा है। आपसे बात करके खुशी भी हो रही है, लेकिन लिटरली अब यही बातें सुन करना हमारा जीभ मतलाना शुरू हो गया है। मैं आपको मुझे और कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा था कि इस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करें कि हमारे बच्चे चैम्पियन बन रहे हैं और हमारी फेडरेशन से, ठीक है डायरेक्टर साहब ने जाना है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी होगी, जाएं, लेकिन जो स्टाफ ज़रूरी है उनको तो जाना चाहिए। ये अब बहुत घिसी पिटी स्टोरी होगी है, खुदा के लिए इसको बदला जाए। हमजा ये बताइएगा, आपके कोच जो हैं वो आपके फादर हैं नियाज खान साहब? जी, मेरे जो पर्सनल मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया हर तरह की। जब मेरी गेम जरा डाउन हुई तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तब मुझे सब छोड़ गए थे कि मैं कौन हूँ। अभी जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मैंने इतना बड़ा टूर्नामेंट जीते, तो सब अभी फिर कॉल कर रहे हैं, अभी सब बोलते हैं कि मैंने जो आपको ये सिखाया था ये, तो उससे पहले उनको ये सोचना चाहिए ना कि अगर एक प्लेयर डाउन हो गया तो उस टाइम उसका हाथ पकड़ना चाहिए। तो उस टाइम मेरे बाबा ही थे जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये रियलिटी चेक भी आपको मिल गया है कि जब जवाल आता है तो कौन कौन आपके साथ होता है, फिर दोबारा उरूज होता है तो फिर सबको याद आता है। अच्छा, ये टाइटल तो फिर आपकी बातों से और आप लोगों की मेहनत से बाप बेटे की, तो ये टाइटल तो यकीनन आपके कोच / वालिद साहब के ही नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका बड़ा हक है मेरे पे, और मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा का, इनका बड़ा हक है। हमजा, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है तुम यहाँ होते तो हम बस बैठ के गप्पे मारते, तुम्हारे अम्मी अब्बू की स्टोरियाँ सुनते, बट ऑफ कोर्स ऑफ योर ओन स्ट्रगल एज वेल, योर स्ट्रगल एज वेल। बट एक और बात करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में जो नया फ्यूचर आता है उसको ये बैन कर देते हैं। मैं पाकिस्तान पे 2 महीने मुझे बैन किया, मुझे PSA पे 2 महीने बैन किया, और अब मेरे कज़न नोमान खान जो ब्रिटिश जूनियर का फाइनलिस्ट है उसको PF स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पर बैन किया। क्यों? Because he play for army, that's why. हाय हमजा, हम ये कितने और स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम बातें करते हैं और हमें लगता है कि टैलेंट हमारे पास इतना अजीम, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, इट इज़ जस्ट दैट कि एवेन्यूज़ बहुत कम है, सपोर्ट बहुत कम है, रिकग्निशन भी जब बहुत ही मुश्किलों से लोग पहुंच ही जाते हैं और तब अचीव करते हैं तो तब जाके रिकग्निशन मिलती है, मुल्क में तो मिलती नहीं है। लास्ट जब आप हमारे शो पे आए थे, एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, बिल्कुल कोई फरवरी में आप आए थे इसी साल, तो वो तब इंडिया को हराकर, हाँ, तो वो इंडिया को हराकर वो उसका एक लेवल ऑफ खुशी कुछ और होती है। इस बार भी कोई इंडियन अपोनेंट्स थे आपके? इस दफा तो इंडियन खैर खुद कह रहे थे कि आपको हराना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स अ गुड थिंग कि उनको समझ आ गई है इस बात की। नहीं, उनको अच्छे वक्त पे समझ आ गई है कि this coach is definitely ours. It used to be and alhamdulillah it seems it's back. अभी जहांगीर खान साहब की गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा जो लेवल है, जो लेवल होना चाहिए था, हमें 37 साल नहीं लगने चाहिए थे। It should not have taken us 37 years to regain this glory. So आप चूँकि नए हो, आप इस प्रोसेस से अभी ताज़ा गुजर रहे हो, आपके ख्याल में क्यों इतना ज़्यादा अरसा लग गया दोबारा से इस तरह की चैम्पियनशिप्स पाकिस्तान के दोबारा हिस्से में आने में? सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स को आप होता है हर कोई जा रहा है क्रिकेट की तरफ। इस स्पोर्ट्स को तवज्जो कम हो गई है और ना कोई सपोर्ट मिल रही है, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस स्पोर्ट्स में आने के लिए। सब बोलते हैं कि हम जाएं क्रिकेट। मगर ये तो जहाँ तक हमें आइडिया है, हमारे जो बड़े स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, जिन्हें हमने देखा है, ये बड़ी अच्छी, आपको अच्छे इनामात भी मिलते हैं, पेमेंट्स भी अच्छी मिलती हैं, ग्लोरी भी होती है, सारा कुछ होता है। एज इन इस स्पोर्ट्स पे तो लोग, नौजवानों को अट्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है जब कोई आगे जा रहा होता है तो उसको बैन कर देते हैं। तो इसी ऐसी स्क्वाश का फायदा क्या है? फिर मेरे कजन नोमान अभी उसको PF बैन किया, क्यों, किस वजह से? कोई वजह नहीं है। चलिए जी, नोमान का केस भी हम उठाएंगे, इंशाल्लाह पता करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो जरा क्या मामला है, मतलब वो इतना टैलेंटेड बच्चा है। आज का दिन तो डेफिनेटली, हाँ, और आज का दिन इंशाल्लाह हम आपके नाम करेंगे। यू नो, आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स, हर्डल्स, आप यू हैव मेड इट हमजा, माशाल्लाह। Enjoy your victory, celebrate your win, and we're going to see you soon with another win. Thank you. मुबारक once again हमजा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। हमजा को भी मुबारक, उनके वालिद साहब जो उनके कोच हैं उनको भी मुबारक, और डेफिनेटली पाकिस्तान शाहीन्स को भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज हमें सुबह 2 खुशखबरियाँ जो हैं वो हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स ने दी हैं। ऑफ कोर्स हमजा एंड पाकिस्तान शाहीन्स जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप जीता। यू नो, देयर आर डेज दैट यू लुक फॉरवर्ड टू सी, वैसे तो वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू गाइस एज इन यू व्यूअर्स एवरी डे, बट जब इस किस्म की खबरें जमा हो जाए ना, तो हमारा हम कहते हैं कि बस ये कैसे चंद घंटे गुजरे और हम पहुंचे और हम फिर 7 जश्न मनाए। तो 7 देखे ना, जो जश्न सामने हमारी स्क्रीन पे मना रहे हैं उनको भी एक दफ़ा आपको दिखा दें। पाकिस्तान शाहीन्स ने इमर्जिंग एशिया कप जो है वो जीत लिया और फाइनल में शाहीन्स ने इंडिया ए को 128 रन के बड़े मार्जिन से हराया है और ये कप अपने नाम किया। अच्छा, ये मोमेंट था वैसे, ये इट वाज वेरी स्पेशल। यू नो, आपको बाबर आजम आपके इस्तकबाल के लिए, आप सोचें, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मतलब ऑल द बिगीज ऑफ दिस टाइम, वो आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो तो क्या ही बात है।
केक भी खाया जा रहा है, वेरी नाइस। अच्छा जी, गुड। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास इस किस्म की बातें हो करने के लिए। एंड हमजा से बात करके खुशी भी हुई। और हमारी क्रिकेट टीम का फेवरेट डिजर्ट जो है ना वो हमारा केक ही है। वैसे और वो जो फ्रेश क्रीम केक होता है ना, वैसे उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं एक बात बताऊं, वैसे तो सेलिब्रेशन पे केक ही कटेगा वाले नहीं मुझे, बट वी लव हैविंग cakes. We like to have our cake and eat it too. But at the same time इससे ये हमें अखज़ करना चाहिए कि माशाल्लाह we get so many moments of celebration in particularly in cricket कि कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है तो कोई ना कोई केक कटिंग हम आपको दिखा ही रहे होते हैं। Absolutely। और of course अब स्क्वॉश में भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम आफ्टर हमजा's एंट्री तो लगता है कि ज़रा नाम हमारा बरकरार रहेगा। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन अदर यंगस्टर्स शुड कम अप इन दिस स्पोर्ट एज वेल। सो आज दूसरा टेस्ट मैच भी हमारा खेला जाएगा श्रीलंका से जो सीरीज़ है हमारी, उसका दूसरा टेस्ट मैच, और उस बारे में हम आगे चलकर बात कर लेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन और भी बड़े मामले हैं जिन पे हमने बात करनी है। जैसे कि आपको बताएं कि माशी चैलेंज से निमटने के बाद इत्तेहादी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कराना है और ऐसी निगरान हुकूमत बनाना है जिस पर तमाम सियासी जमातों को इत्तफाक हो। ये भी एक बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि एवरीबडी एग्रीज ऑन सम वन पर्सन। तो इंतखाबात की तारीख के लिए वज़ीर आज़म ने बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है। और कल एक टीवी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। और हम तो जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो कब इलेक्शन कराता है। एज एन ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारी जो मुद्दत है वो अपने वक्त पर ही असेंबलियाँ तहलील करके घर चले जाएंगे। अब इलेक्शन कब कराना है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। JUI और पीपल्स पार्टी भी बर वक्त इलेक्शन होने से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात का इजहार कर चुके हैं इससे पहले। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असेंबली तहलील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निगरान हुकूमत होगी। अब निगरान हुकूमत ने फिर अपने हवाले से सोचना होगा कि वो इलेक्शन के हवाले से कितना मुतमईन हैं, उन्हें कोई टाइम चाहिए नहीं चाहिए, फिर उनका मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो इलेक्शन में उतरेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जो मौक़िफ़ इत्तेहादी जमातों के साथ वो यही है कि इलेक्शन जो असम्बली टाइम पूरी करे और इलेक्शन जो है अक्टूबर में होने चाहिए। एतराज़ात हमारी इत्तेहादी जमातों को में से MQM को ने उस दिन प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने जो है वो नई जो है वो मरदमशुमारी पे एतराज़ात उठाए। लेकिन अगर आप इस चीज़ में पढ़ते हैं तो आप इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ जाते हैं और अब बेहतर ये होगा कि हम पिछली मरदमशुमारी पे इलेक्शंस कराएं। अच्छा जी, वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन की तारीख तो नहीं बता रहे, लेकिन वो इलेक्शन के लिए पुरएतमाद ज़रूर हैं और उन्होंने तो नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान भी कर दिया है। अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। कि सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। और आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। चलिए जी, शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने तो बता दिया कि उनके मुताबिक अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को एक्चुअली निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया। अच्छा, अब ये सुनकर जब से हमने ये सुना है हमें इनिशियल ज़रा सरप्राइज़ लगा था ये मामला। फिर हमने सोचा, मतलब सुबह मेरी अम्मी ही मुझसे सवाल कर रही थी और ये सवाल बड़ा कॉमन सा है, जनरल है। पहला जो इस सिलसिले में आता है कि ये तो कोई न्यूट्रल आदमी नहीं होना चाहिए। मतलब एक आम परसेप्शन तो यही है ना कि he is an extended part of the शरीफ फैमिली नेचुरली। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भी इससे इत्तेफाक किया है, लेकिन बाज़ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कोई इत्तेफाक में नहीं है इस बारे में। अच्छा, क्या होता है। हमें ज्वाइन किया स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने, और ये जो बात अभी आपने की है ना, जो अम्मी भी पूछ रही थी और इनफैक्ट बहुत सी दुनिया जो है ये क्वेश्चन करती है, तो वो मलिक साहब से ही पूछ रहे थे। मलिक साहब, इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है फॉर इंटरिम सेटअप और ही इज़ बट एन एक्सटेंशन ऑफ द शरीफ फैमिली, तो ये सवाल तो फिर बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये फैसला तो तमाम सियासी जमातों ने करना है। आइन के मुताबिक भी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और लीडर ऑफ द हाउस है, उनने मिलके ये फैसला करना है। लेकिन क्योंकि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इस वजह से लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कोई नाम प्रपोज करने से पहले या कोई नाम एक्सेप्ट करने से पहले तमाम इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे जो हो रही है। तो जैसे ही वो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा, मगर जो फैसला होगा उस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो हलीफ भी हैं और हलीफ भी हैं, वो तमाम जब कंसेंसस करेंगी तो फिर कोई कैंडिडेट सामने आएंगे। ज़ाहिर है आइनी तकाज़े तो आप इस ज़मन में आई एम श्योर पूरे कर ही लेंगे। अच्छा, नॉट सो सियासी जमातों के बारे में बता दें। अब इत्तलात हमारी ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अपेरेंटली कोई एतराज़ नहीं है और IMF शायद यही चाहता है कि भाई इसहाक डार साहब एज एन इंटरिम PM आ जाए। सर कोई तस्दीक तरदीद करते हैं, कोई खबर ही दे दें। देखें, एक दो बातें तो आपने बड़ी अहम कही कि आपने कहा किसी सियासी जमात को इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, तो फिर अब्दुल्ला एस्टैब्लिशमेंट उससे पहले आपने सियासी जमातों का भी जिक्र किया ना, आपने मुख्तलिफ जमातों का नाम लिया, आपने कहा वो भी इत्तफाक, उनको भी इत्तफाक है, और आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट को भी इत्तफाक है। फिर आप अजीब सी बात देखें कि तमाम लोग कहते रहे कि IMF की डील जो है वो इसहाक डार साहब ने खराब की। ये तो प्रोग्राम चलते रहे हैं, बहुत से मुबस्सिरीन भी आए, उन्होंने तनकीद भी की। तो आज IMF कह रही है कि इसहाक डार साहब जो है उन्हीं को बनाया जाए। अगर आप IMF कह रही है तो अजीब सी बात नहीं लगती है आपको? आपने भी कहा नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो मेरे पास तो जरा ऐसा खबरें मिल रही हैं, मैं तो आपसे तस्दीक कराना चाह रहा हूँ, आप मेरे पे उल्टा डाल रहे हैं। मैंने तो आपको जी अच्छा मैं समझा नहीं। देखिए, एक तो मैं वो थोड़ा सा मैं भी तनकीदी जायजा ले रहा था कि दोनों में से एक बार ठीक हो सकती है ना। कितनी तनकीद की गई, यानी जब भी मुश्किलात में मुल्क था और मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा था तो तमाम तनकीद इसहाक डार साहब पे करते रहे लोग। मगर आज ये नई बात चल रही है तो फिर से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि गालिबन वो तनकीद जो थी वो सही जगह पे नहीं थी। यानी अगर सब लोगों को एतमाद है इसहाक डार साहब पे अगर है तो किसी वजह से होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कल तक तो नहीं था मगर आज एकदम हो गया। इस वजह से वो तमाम लोग जो तनकीद करते हैं उनको भी थोड़ा सा कॉशन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो वो तनकीद कर रहे हैं वो बरहक है या नहीं। मैं आपके फैसले की जो आपने सवाल पूछा है उसके जवाब में हाँ या ना इस वजह से नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनका सियासी हमारे हलीफ भी हैं, सियासी हमारे हलीफ भी हैं, तमाम लोग जो हैं वो इसहाक डार साहब को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी ये जितनी नेगोशिएशंस हुई हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसे लेकर आगे चले हैं। इस वजह से क्या लोगों के दिल में एतमाद है उनके लिए? बिल्कुल है। क्या वो किसी भी वक्त किसी भी लीडरशिप पोजीशन के लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या इस वक्त अबूरी हुकूमत के लिए वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा चले, कुछ भी नहीं आपको पता, ये तो बड़ी हैरानी सी होती है जब आप जैसे ओहदे पे बैठा हुआ इतना बखबर इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी बात करता है, हम आपसे या फिर हम आपकी सादगी पे आपकी कुर्बान जाने का कभी कभी दिल करता है हमारा, तो हम परसेंटेजेस में आ जाते हैं। नहीं मलिक साहब, हम एक्चुअली आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि डार साहब ने कल खुद भी कह दिया था कि जिम्मेदारी जो होगी वो संभालने के लिए तैयार है। तो हेंस वी वर आस्किंग यू कि क्या ये फैसला हो चुका है, ये फाइनल फैसला हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली अदरवाइज उनका डार साहब का क्या मतलब होगा ये कहने का? जी, डार साहब ने तो ये कहा है कि मुझे कोई भी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो मैं उसको निभाऊंगा जैसा कि आज तक हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो वो उसके अहल हैं, और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि तमाम जो उनके हलीफ और हरीफ हैं सब उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। अब ये बात कि क्या अबूरी हुकूमत में उनको वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, ये नहीं सिर्फ ये खबर है जो मेरे पास है। अच्छा, बाकी सारे मामला आप कह रहे हैं कि हैं, मतलब ये नॉमिनेट किए जाने की अभी आप तस्दीक नहीं कर सकते, मतलब है ही नहीं सिरे से, या हम परसेंटेजेस में आ जाएं कि भाई आपको क्या लगता है इसहाक डार साहब क्या इंटरिम वज़ीर आज़म होंगे? आपको इस बात के कितने फीसद इम्कानात नजर आ रहे हैं? 50% या इससे ज्यादा? देखिए, आप तो वो रंग खेल रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ब्लाइंड में उठा के, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे मालूम नहीं है तो मैं क्या आपको प्रोबेबिलिटीज दूंगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए
तो वो 100% उसको निभा सकते हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है माँ से बात टेलीविजन के ऊपर जो तनकीद उनकी हो रही होती है, लोग उनको बड़े एहतराम और इज्जत की निगाह से देखते हैं एंड दे ट्रस्ट हैं। बाकी इस वक्त जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको कोई उस पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बट मुसद्दिक मलिक साहब, असेंबलियां तो अपने वक्त पर तहलील हो जाएंगी, अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं ये इब्हाम क्यों आता है लोगों के जहनों में, या अभी मुकम्मल क्लैरिटी इसकी क्यों नहीं मिल पाती कि भाई इलेक्शन भी वक्त पर होंगे? देखिए, उसकी वजह ये है कि हमारा जो नया सेंसस हुआ था, पुराने सेंसस पे एक हमने इलेक्शन करवाया था, फिर नया सेंसस हुआ, उस सेंसस पे एतराज़ात हो गए। उन एतराज़ात को दूर करने में कई महीने लग गए और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी भी थी जिसको रिमूव किया गया। उस सारे प्रोसेस की वजह से नया सेंसस अगर इस वक्त नोटिफाई कर दिया जाए तो फिर 4 से 6 महीने चाहिए, मान लीजिए 4 महीने चाहिए इलेक्शन कमीशन को नई जो हल्का बंदियां हैं वो करने में, और उसके बाद फिर इलेक्शंस होंगे। तो उस वजह से जब कोई भी सियासी जमात ये एतराज उठाती है कि पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पे या पुराने सेंसस की बुनियाद पे इलेक्शन ना करवाया जाए और नई हल्का बंदियां जो नए नंबर्स आए हैं इसी का तकाजा करती है ना कि जब नया सेंसस है तो फिर नई हल्का बंदियां हों। लेकिन देखिए ना, उसमें एक हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि आप पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवा लें, वरना एक हमारे लिए थोड़ा सा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पुराने सेंसस पे हल्का बंदियां भी हैं। पुराना सेंसस जो है उसमें किसी को वोट डालने के हक से तो महरूम नहीं किया जाएगा। जो भी शख्स 18 साल से ज्यादा उम्र का है वो अपना वोट डालेगा। हाँ, ये एतराज बरहक होगा कि कुछ सीटें, एक सीट इधर ज्यादा होनी चाहिए थी, एक सीट इधर कम होनी चाहिए थी, इस पे एतराज़ात किए जा सकते हैं। तो जब कोई भी सियासी जमात इस एतराज को आगे बढ़ाती है तो फिर लोगों के जहन में इब्हाम होना शुरू हो जाता है कि अच्छा भाई, अगर सियासी जमातों में से कुछ सियासी जमातें ये कहना शुरू करते हैं कि हम पुराने सेंसस को नहीं मानते और नए सेंसस में होने चाहिए, तो फिर नए सेंसस का तरीका कार तो ये है कि नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद 4 महीने में हल्का बंदियां होंगी, फिर इलेक्शन का ऐलान होगा उनकी, फिर उसके बाद एक आईनी तरमीम होगी जिसमें ये नए जो जितनी सीट्स हैं कि वो किस किस सूबे में क्या क्या सीट्स होंगी उनकी कंफर्मेशन विल हो तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है, या फिर मे बी एक्सपेडाइट भी किया जा सकता है। मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने रखी ये आईनी तकाज़े हैं, तो या तो फिर आइन में तरमीम की जाए और एक पूरा नया तरीका कार वज़ा किया जाए। इस वजह से ये जो मैंने आपको टाइम लाइन बताई है कि अगर आज भी नोटिफाई किया जाए तो 4 महीने चाहिए हल्का बंदी के लिए, ये टाइम को तब्दील नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपने एक तरमीम के जरिए उसको कंफर्म करना है, वो भी चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद इलेक्शन होंगे तो फिर लोगों के जहन में ये इब्हाम आना शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने 4 हो जाएंगे या 5 तो इस पे आपने इत्तेहादी जमातों से या आपकी जो हरीफ जमातें, पता नहीं कोई हरीफ रहा भी है कि नहीं रहा, वो कोई क्लैरिटी मिल गई है आप लोगों को कि हाँ जी हम नई हल्का बंदियों के साथ जाएंगे, पुरानी हल्का बंदियों के साथ जाएंगे? फॉरवर्ड मलिक साहब, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब भी दुबई में है, नवाज शरीफ साहब भी दुबई में, तो क्या इस पे कोई बातचीत हो रही है उधर, उनकी कोई मीटिंग हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम पड़ा। वैसे उनके बड़े अच्छे बामी ताल्लुकात हैं और नवाज शरीफ जब भी दुबई में होते हैं तो ना सिर्फ हमारी दीगर सियासी जमातों के सरबराहान बल्कि हमारे अपने बहुत से नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान, काबीना के मेंबरान उनसे मिलने के लिए ख़ास तौर पे जाते हैं और वो गुफ्तगू और वो तमाम मामला तो चलते ही रहते हैं। उसमें बहुत से दोस्त हैं पुराने, उन सबसे मुलाकात रहती है। लेकिन इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पुरानी जो हल्का बंदी है, पुराने सेंसस पे मर्दमशुमारी की बुनियाद पे उस पे इलेक्शन करवा लिए जाएँ। अगरचे ये आइडियल नहीं है, मगर इससे ये तमाम इब्हाम और ये जो वहम है ये ख़त्म हो जाएंगी। और आपका मौक़िफ़ आपने क्लियर कर दिया कि पुरानी हल्का बंदी है, पुरानी सेंसस पे इलेक्शन हो। और बहुत सी पार्टीज जो हैं वो हमारे साथ है। कुछ लोग जो एतराज़ात उठा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे एतराज़ दूर करके। अच्छा, अवाम एक बात पर बड़ा मोतरज़ है, मलिक साहब आप चूँकि मौजूद ही हैं, सर ये जो बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़े हैं, मतलब लिटरली आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू, यू नो दैट कि मर जाएंगे लोग इससे। यह बात बिल्कुल 100% ठीक कर रहे हैं जी।
मैं सिर्फ ये जो नर्ख नए आए हैं मार्केट में उनके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे शायद लोगों को शायद वो जानना चाहिए। वो बात ये है कि जी ये जो चीज़ बढ़ाई गई है जिसको हम नर्ख कह रहे हैं वो बेस रेट है। बेस रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अगर बेस रेट ना बढ़ाए जाए तो आपका बिल कम होगा। बिल तो उतना ही होगा जितने की बिजली बनेगी और जितने की बिजली आवाम के घर तक पहुंचेगी, वो जो कीमत है वो आवाम से चार्ज की जाती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये नर्ख बढ़ाए जाएं, यानी बेस रेट को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। मान लें कि हम नहीं बढ़ा दे इसको, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बिल उतना ही आएगा जो नर्ख बढ़ाने के बाद आएगा, लेकिन आपके बिल पे लिखा होगा कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट, यानी डॉलर और रुपए की फ्लक्चुएशन से जो हर क्वार्टर में एडजस्टमेंट आती है, और फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी आपका जो तेल या आपकी गैस जो इस दौरानिये में या कोयला आया है उसकी जो कीमत है उस मद के अंदर आपको बिल आएगा। बिल की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, नोटिफिकेशन की क्वांटिटी में फर्क आता है। तो जब हम ये अभी जो आप कह रहे हैं कि नोटिफाई कर दी गई है नया बेस रेट, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट और आपकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट है या वो नहीं आएगी या वो बिल्कुल 2-4-5 पैसे की आएगी। अगर आप इसको नोटिफाई नहीं करते तो बिल तो आपको उतना ही आएगा, लेकिन क्वार्टरली एडजस्टमेंट में 2-4 रुपए होंगे और 2-4 रुपए होंगे आपके फ्यूल एडजस्टमेंट। सर 2-4 रुपए मतलब ये पूरे बिल में तो नहीं होंगे ना 2-4 रुपए या 2-4 पैसे? नहीं, पूरे बिल में जी, नहीं पूरे बिल। अच्छा, अब मुझे बता दें कि जितना कोई भी नॉर्मल XYZ आदमी जितना पहले बिल दे रहा था उतना ही अब भी देगा, उसके बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे गलत पैगाम नहीं जाए। जो बिल आने वाले वक्त में, क्योंकि हर महीने बिजली की पैदावार की कीमत बदलती रहती है, हर महीने कैपेसिटी पेमेंट बदलती रहती है, हर महीने क्वार्टरली चार्जेस बदलते रहते हैं, तो किसी भी महीने में आपको जो बिल आता है वो बिजली की पैदावार की कीमत और बिजली की तरसील की कीमत, ये दोनों कीमतें डाल के जो यूनिट पे कॉस्ट बनती है वो आपको दे दी जाती है। बेस रेट जो है वो तो इस वजह से बढ़ाया या घटाया जाता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टरली एडजस्टमेंट आपको ना करनी पड़े बिल में। अगर आप बेस रेट नहीं बढ़ाते तो बिल तो उतना ही आएगा, मगर जो आपको 6 रुपए यहाँ नजर आ रहे हैं वो 6 रुपए आपको क्वार्टरली एडजस्टमेंट और मलिक साहब, लिटरली इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया EVs पे आ गई है, दुनिया पूरी ट्रांसपोर्ट अपनी इलेक्ट्रिक पे करने का सोच रही है, ऑलरेडी काम शुरू हो गया। हमारे पास पंखा चलाने के लिए हम सोचते हैं कि हम चलाएं या ना चलाएं, लिटरली इस्त्री किस टाइम करें, इस्त्री किस टाइम करें, मतलब वी हैव अदर इश्यूज। और यू नो हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि अगले 5 साल में हमारे पास इतनी सस्ती बिजली हो जाएगी कि हम फिक्र किए बगैर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वो वादा है ना जो हम पिछले 20 साल से अनोखी चीज तो नहीं है ना जो दुनिया में हो नहीं रही, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। जी, मैं 2-3 चीजें आपके सामने पेश करूंगा। मैं 2013 की हुकूमत में आया था और उस वक्त 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, और उस वक्त हमारी जो हुकूमत थी उसने ये ऐलान किया था कि हम 3 से 4 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। तो लोड शेडिंग खत्म हो गई। अब इस वक्त हमारी प्रॉब्लम ये है कि बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो आप जो कह रहे हैं कि 5 साल में ये नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा होगा। कैसे होगा? हम एक तो 10,000 मेगावाट इजाफी बिजली ऐड कर रहे हैं जो आएगी रिन्यूएबल्स के जरिए, यानी पनचक्की के जरिए और शमसी तवानाई के जरिए बिजली आएगी। वो सस्ती बिजली होती है, एक तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है, हमारी कोशिश ये है कि मुल्क में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, जैसे अभी अब्दुल्ला कह रहे थे कि हम सस्ती गैस जो इस वक्त चंद बड़े बड़े इदारों को दे देते हैं, नाम मैं नहीं लेता, कई मरतबा ले चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी ले चुका हूँ, 1/3 पाकिस्तान की गैस 4 कंपनियों को मिल रही है। अगर उस गैस का कुछ हिस्सा वो दे दिया जाए, ये हमारे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट जो हैं भिक्की, हवेली, बहादुर शाह, इन प्लांट्स को, तो इस वक्त जो पैदावारी कीमत 24 से 26 रुपए है वो 7 रुपए आ जाएगी। तो जब 26 रुपए से 7 रुपए कीमत होगी तो ऑब्वियसली वो कीमत का फायदा आवाम को होगा। तो 2 बड़े अहम चीजें हैं। नंबर 1
जो हम इस वक्त 10,000 मेगावाट का प्लान, और प्राइम मिनिस्टर ने कई मरतबा उसका ऐलान किया है, उसकी बिल्डिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं कि होगा, वो हो रहा है। तो एक तो वो आ जाएगा, दूसरी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी नई गैस दरियाफ्त हो रही है उसको लेकर जाएं हम अपनी बिजली की पैदावार में, ताकि घरों में लोग गैस के बजाय बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो गैस हमें मिले वो हम प्रोडक्टिव यूजेस के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अगर अल्लाह ने हमें Let's see if you get a chance. बहुत शुक्रिया आपका। That is all the time we have. Thank you so much. अब ये सारी चीज़ें जो मलिक साहब ने अभी नोट करवाई हैं वो हमने लिख ली हैं, so we will be asking him again. खैर ये हो रहा है, आपको बताएं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मंशियात और नाजेबा तस्वीर और वीडियोस का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। बहावलपुर पुलिस का दावा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक एहलकार के मोबाइल फ़ोन से कम 400 फहाश वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और पुलिस ने अब तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 एहलकारों के ख़िलाफ़ आइस जो कि एक ड्रग है वो रखने के इल्ज़ाम में 3 मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। ऑफकोर्स इस मामले पर पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के दावों में वाज़ेह तज़ाद है, इसलिए फ़िलहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता, मगर ये मामला बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में रत्ती बराबर भी सच्चाई है, जो कि अब तक तो लग रहा है कि है, तो हुकूमत को हर एक ज़िम्मेदार को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। तालीमी इदारों में इस किस्म के घिनौने अमल की और इसमें मुलव्वस अफराद को इबरत का निशान बनाना ज़रूरी है, बिकॉज़ लोगों का, बच्चों का, फैमिलीज़ का जो बड़ी मुश्किल से स्टेज पर पहुँचे कि बच्चियों को अपनी यूनिवर्सिटी तक भेजना है, हॉस्टल्स में रहने की सेफ स्पेस लगती है, तो इसीलिए भेजते हैं। खत्म हो जाएगा। हम लिटरली दिहाइयों पीछे जा सकते हैं अगर ये एक केस हमने एग्जाम्पलरी ना बनाया तो। मतलब दिस इज़ टेरिफाइंग। अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाता है इंसान अंदर से जो ये मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ ही हैं अमीन अब्बासी, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। अमीन बताइएगा मुख्तसर सबसे पहले तो कि ये कैसे मंजर आम पे आई बात और कैसे पुलिस तक मामला पहुंचा। पिछले माह की 24 तारीख को इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक डायरेक्टर फाइनेंस हैं मोहम्मद अबू बकर, वो गिरफ़्तार हुए। पुलिस ने उनको एक चेक पोस्ट पे रोका, उनसे जो है वो क्रिस्टल आइस बरामद हुई, उनके साथ साथ जो है कोई प्रोहिबिटेड पिल्स भी मिली, उस पर फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ। तो ये बात जो है वो सामने आई। उसके बाद यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि वो ये मामला हुआ तो इसको वो सीरियस लेते और इसके साथ जो है वो कोई इसका सदेवाब करते। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं एजाज शाह, वो भी यूनिवर्सिटी के साथ जो है बगदादुल जदीद चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनको पकड़ा, उनसे भी जो है क्रिस्टल आइस बरामद हुई। उसके साथ जो है वो ममनुआ अद्वियात जो हैं वो भी बरामद हुई। और ये सारा किस्सा जो है ये वाज़े इस तरह हुआ कि जो अबू बकर साहब थे फाइनेंस डायरेक्टर, उनसे भी पुलिस ने गिरफ़्तारी के वक्त उनका सेल फ़ोन जो है वो ले लिया था, और जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे भी गिरफ़्तारी के वक्त जो है उनका सेल फ़ोन लिया गया और फिर उनकी फॉरेंसिक जो है वो कराई गई। तो उसमें बहुत सी ऐसी जो है नाज़ेबा वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई, उसमें बहुत से प्रोग्राम्स के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आई। और ये बात पुलिस ने जो है वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को भी अपनी रिपोर्ट में इन वीडियोस के साथ, इन तस्वीर के साथ जो है वो भेजी है। एक इत्तेफाकन एक गिरफ्तारी हुई, मतलब ऐसे ही चेक पोस्ट पे, और उसके बाद वन कनेक्शन आफ्टर अदर बंदा चला गया। I'm also wondering कि इनके साथ ड्रग्स भी मिले गए, तो क्या ये वाले ड्रग्स और आइस टाइप जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, मतलब अगर आप ये कंज्यूम करते हो, अगर तो कंज्यूम खुद करते हो और बेचनी ना हो, तो क्या आप फंक्शन कर सकते हैं एज अ नॉर्मल समबडी? मुझे लगता है कि ये सप्लायर और बेचने वाला मामला होगा। कंज्यूम इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि नौकरियां भी तो लगी हुई हैं साथ। खैर एनीवे, ये ज़रूर बताइएगा कि पुलिस का दावा है कि उन्होंने बड़ी गिरफ्तारियां भी की हैं इस मामले में, एंड दे आर गोइंग टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ इट। तो आपको भी ये नज़र आ रहा है कि ये तय तक पहुँच जाएंगे बात? पुलिस ने इंटरनल इंफॉर्मेशंस पे ही कार्रवाई की, और पहली कार्रवाई में उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक आला ऑफिसर हैं,
फाइनेंस डायरेक्टर हैं मोहम्मद अबू बकर, उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया और फिर पुलिस के लिए बहुत सी राहें खुल गई उनकी गिरफ़्तारी से। जब उनको गिरफ़्तार किया गया फिर उनका जो है मोबाइल फ़ोन उसका जब फ्रांजिक कराया गया तो उसमें बहुत सी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें, बहुत सी नाज़ेबा वीडियोस, तस्वीर और बहुत से इनसाइड द यूनिवर्सिटी और आउटसाइड द यूनिवर्सिटी जो है ऐसे ऐसे फंक्शंस के वीडियोस मिली। और फिर जो है तकरीबन को 3-4 हफ्तों के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो उनको तो मॉनिटर किया जा रहा था क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड जो है वो मोहम्मद अबू बकर के जो है मोबाइल से मिला था, तो उस पर फिर पुलिस ने उनको भी गिरफ़्तार किया और उनसे भी जो है मंशियात भी बरामद हुई। उनका जब फ़ोन का डाटा निकाला गया तो उनमें भी वही नाज़ेबा वीडियोस और तस्वीर जो है वो सामने आई। अच्छा ये बताइएगा, बस साहब के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ आया? वो मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? क्योंकि शुरू में तो सारी नेगेट करते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच यही होती है कि सख्त एक्शन लें और इस मामले की खुद से इंक्वायरी कराएं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी तर्जमान ने जो है इस वाक़े को जो है वो अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो है ना जो बातें हो रही हैं मंशियात के हवाले से या दूसरा नाज़ेबा वीडियोस के हवाले से, इस पे भी कार्रवाई यूनिवर्सिटी में होती रही है। और उन्होंने ख़ुद ही बताया अपने वर्जन में कि 22 कंप्लेंट्स जो है ना वो मिली थी, लेकिन इस वाक़े के बाद वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब ने जो है वो IG पंजाब को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी के अफीसरान के ख़िलाफ़ पुलिस ने नाजायज़ जो है वो FIR दर्ज की हैं, इससे यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही है। तो IG साहब जो है वो एक हाई लेवल की अफीसर पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी जो है वो बनाएं और इसके साथ साथ फिर जो है यूनिवर्सिटी ने इंटरनल इंक्वायरी के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने जो है कल जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस जो है मोहम्मद अबू बकर को और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो पुलिस ने गिरफ़्तार किए हुए हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तली क्या मतलब है? थैंक यू। ये तो वो स्कैंडल है कि अगर इसकी तह में पहुंचा जाए तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, तहलका मच सकता है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह का एक मुबैना बयान भी सोशल मीडिया में तो एटलीस्ट चल रहा है, उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं, बट ही इज़ एडमिटिंग सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग। सॉर्ट ऑफ क्या मतलब? अगर आप एडमिट कर रहे हैं तो एडमिट कर रहे हैं, फिर जो FIR में जो दर्ज मंदरजात हैं वो मैं पढ़ रहा था और जैसे जैसे पढ़ रहा था हैरानी और घबराहट और सारा कुछ ही हो रहा था। चेक पोस्ट पे पकड़ा है पुलिस ने, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को खुद एडमिट किया है, फॉरेंसिक चल रहा है, तो हो तो रहा है, तो देयर हैज़ टू बी अ बिगर क्रैकडाउन ऑन इट। अच्छा जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे, इस पे तो हम फॉलोअप रखेंगे इंशाल्लाह, इस पे आपको बताते भी रहेंगे। अभी हम बात करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब से, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब अभी पिछले घंटे में हमारे पास मौजूद थे और बता रहे थे कि भाई इसहाक डार साहब पे देखिए किसी को कोई एतराज़ नहीं है और IMF को भी अपैरेंटली मलिक साहब के मुताबिक एतराज़ नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी को भी कोई एतराज़ नहीं है? बिकॉज एक जनरल सवाल तो ये आता है जहन में कि भाई इसहाक डार साहब इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द शरीफ फैमिली, सो वो न्यूट्रलिटी वाला उनसर तो आज सच ख़त्म ही हो जाता है। कुंडी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बता दीजिएगा जो खबरें आ रही हैं, जो हम तक ज़राए बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी को एतराज़ है नहीं है? क्योंकि एक अखबार हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कोई रिजर्वेशंस हैं, फिर एक और जरीदा हमारी नज़र से गुजरा उसमें लिखा हुआ था नहीं है, तो हमने सोचा आप ही से डायरेक्ट कन्फर्म कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल ये सारा दिन चलता रहा टीवी चैनल्स पे और गालिबन आपके चैनल भी चलता रहा, उसमें तो ये भी आ गया कि पीपल्स पार्टी भी जो है उन्होंने भी जो है उस पर एग्री कर लिया है, लेकिन इसलिए हमने सोचा आपको बुला के कंफर्म कर लें। हाँ, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है कि इसहाक डार साहब का नाम अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं किया। देखें, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 जो भी हैं, ये सब बैठेंगी और उस पर जो नाम देंगे उसमें लीडर ऑफ द हाउस 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके लीडर ऑफ द अपोजिशन से उस पर बात करेंगे। अब जिन जमातों से नाम आएंगे उनमें से 3 नाम जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठकर
उनके 3 नामों के साथ बैठकर जो है 6 नामों में से एक नाम को चूज किया जाएगा। जो न्यूज़ चल रही थी उसके हमने कल ये तरदीद की थी कि अभी तक इसहाक डार साहब का नाम जो है हमारे साथ शेयर नहीं होगा। शेयर होगा तो हमारी पार्टी इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। तो यूं कर लेते हैं कि अगर एक्चुअली शेयर हो जाता है, आज ही हो जाता है या कहीं कुंडी साहब, एक्चुअली हम इस पे बात भी कर रहे हैं। इससे पहले मलिक साहब भी हमारे साथ थे, तो एक कम्युनिकेशन तो हो रही है, एक मुसद्दक मलिक साहब, तो एक कॉन्वर्सेशन तो इस पे हो रही है। और सिंस यू आर विद अस, तो अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो क्या राय होगी आप लोगों की? वो चले उस पे बात हो जाती है, बिकॉज फ्लोट तो हो गया है नाम। देखें कभी-कभी ऐसे होता है कि टेस्ट लगाया जाता है कि उस पे रिएक्शन देखा जाता है, कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो चाह रहे हैं आप दे रिएक्शन। नहीं नाम आ गया है। मुझे तो देखें, मुझे तो किसी पे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये एक पार्टी पॉलिसी थी। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कह सकूं कि मुझे फलां बंदा पसंद है या फलां बंदा नहीं है। ये हमारी पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना है, हमारी कोर कमेटी ने फैसला करना है। आई एम नॉट दी अथॉरिटी। नाम आएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके बाद पार्टी लीडरशिप जो है वो कन्वे करेगी लीडर ऑफ दी हाउस को। हमारी ऑलरेडी एक कमेटी है जिसमें यूसुफ ज़कीरानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, जो कि हमारे बाकी मामला भी हुकूमत के साथ देख रहे हैं। इस पर भी वो डिस्कशन करेंगे। तो जैसे नाम आएगा, जब आएगा हमारे पास डिस्कशन क्लियर कट नो हो जाता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसहाक डार साहब के नाम पे डिस्कशन जरूर होगी, सीरियस नाम जो भी नाम आएंगे PMLN की तरफ से बिल्कुल उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन होगी। जो नाम अगर आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जमात अगर नाम देती है तो वो कोई मजाक तो नहीं। आपकी अपनी भी कोई सजेशंस है, कोई नाम पीपल्स पार्टी के ज़हन में हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है अपने नाम पे जो है वो डिस्कस करेगी लीडर ऑफ द हाउस के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करेगी। हमारे भी नाम हैं, हम भी उनको फॉरवर्ड करेंगे, बाकी जमातों के भी आएंगे, तो सब डिस्कस होंगे। उनमें 3 शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो 3 शॉर्ट लिस्ट होंगे मैंने पहले ही कहा है, तो इस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 3 शॉर्ट लिस्ट करेंगे और 6 नामों में से एक नाम ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है। आपने भी क्या कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में मुझे कोई शख्स बता दे जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसको आप बना लें और बोले कि ये इसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं है। आजकल की दुनिया में जिसके भी नाम आ जाए उसका कोई ना कोई सेल्फी किसी न किसी शादी में, किसी न किसी फंक्शन में, किसी न किसी लीडर के साथ जो है उसकी तस्वीर होगी, तो आप बोले इसके बहुत करीब है। तो ऐसे तो चीजें पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा कि जिसका ताल्लुक किसी के साथ ना हो। तो यानी व्हिच मींस कि अगर डार साहब का नाम जब फाइनली उठ भी जाएगा तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। ये बताइएगा आपको कोई ताल्लुक PMLN लाएगी तो संजीदा नाम होगा ना। हाँ, संजीदा। इतनी बड़ी जमात जो है वो ऐसे नाम तो नहीं लाएगी जिसका आप कहेंगे जी बस हम ऐसे। अच्छा कुंडी साहब, ये जरदारी साहब दुबई में है और नवाज शरीफ साहब भी दुबई में है, क्या उनकी कोई मुलाकात हुई? क्योंकि यही कॉन्वर्सेशंस होनी है उधर भी, तो क्या हो रही हैं? कोई मुलाकात उनकी हो चुकी है या अभी होनी हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, आप अपने ज़राए तब्दील कर लें, आपकी ज़राए आपको सही खबर नहीं देते। आसिफ ज़रदारी साहब इस वक्त दुबई में नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं है और न कोई शेड्यूल मुलाकात है। तो इसे दुबई से बाहर है वो, तो कोई मुलाकात दुबई में नहीं हो। मैं इतनी आपको बता सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी जब अपने नाम देगी, उसमें से कोई नाम आप हमसे शेयर कर सकते हैं? क्योंकि अब ज़राए तो हमें बता रहे हैं, ये अब दोबारा ज़राए में कोट कर रहा हूँ कि शायद एक मौके पर ये सजेशन भी फ्लोट की गई थी कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनको वफाक में लगा दिया जाए। देखें, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने नाम देगी और आप इंशाल्लाह जब आएगा टाइम तो शेयर भी करेंगे। इस वक्त जैसे आपने बात की ना ज़राए, इस वक्त इस्लामाबाद में भी 6-7 वज़ीर-ए-आज़म घूम रहे हैं। आप अगर जाएँ एक जगह पे जाएंगे तो फलां वज़ीर-ए-आज़म कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बड़ी चल रही हैं, फलां वज़ीर बन रहा है, फलां वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। आप किसी कैफे में, रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी दफ्तर में जाएंगे आजकल, तो पहला सवाल ये होता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बन रहा है, इलेक्शन कब हो रहे हैं, इस समय टूट रही हैं, हम लोग पूरी कर रही हैं। ये सोपी है 3 सवालों के जो कि आप सुबह निकले तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। तो टूट ही रही हैं। अब ये बता दीजिए, जो सेंसस वाला मामला है जिस पर सर्टनली कुछ इत्तेहादी जमातों को एतराज़ भी है, PMLN तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुकी है कि पुराने सेंसस के मुताबिक, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक नए इंतखाबात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की क्या स्टांस, क्या है, क्लैरिटी है आपके पास या स्टिल इन डिस्कशन है? बता दें। देखिए, इसमें मेरा इस सवाल में एक और सवाल है। इस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है जिनके पास मैंडेट आवाम का नहीं है। वो एक निगरानी के लिए आए हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। चलो वो भी एक सवाल है कि इलेक्शन करवाने हैं, वो भी पूरा इलेक्टेड हुकूमत का काम कर रही है। लेकिन क्या निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आला के पास ये मैंडेट हो सकता है कि वो CCI में जाकर सूबे की नुमाइंदगी करे और उस पर केस लड़े? ये बड़ा एक सवाल, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट होते हैं, न्यूट्रल बंदे होते हैं।
अब जो इतराज MKM ने उठाया इसके ऊपर, हल्का बंदियों के ऊपर, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे वज़ीर आज़म सिंध हैं, उन्होंने भी वज़ीर आज़म साहब को लेटर लिखा है। मैंने खुद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वज़ीर आज़म साहब को, रसनी इकबाल साहब को लेटर लिखा है, तो इतराज़ात हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि CCI में निगरान हुकूमत की जो 2 वज़ीर आला हैं वो क्या हो गए। लेकिन हम ये चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि पुराने जो है वो बंदी इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। हमारी तो पहली अवली ख्वाहिश है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें कहते हैं कि उनको 90 दिन चाहिए इलेक्शन के लिए, फिर भी हम उस पर हैं कि चलो नवंबर में कर लें। लेकिन ये जो अलकाबंदी और इस चीज़ का जो है उसमें आप इलेक्शन को 4-6 महीने डिले कर रहे हैं, तो 4-6 महीने डिले करना मैं समझता हूँ कि मुल्क इस चीज़ का मुताबिल नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उस वक्त खत्म होगी। आपका भी मौक़िफ़ है कि पुरानी हल्का बंदियों पे ही अभी इलेक्शन हो जाएं। अच्छा कुंडी साहब, ये भी बताइएगा, कायरा साहब हमारे शो पे थे कुछ दिन पहले और उनका ये ओपिनियन था कि निगरान जो सेटअप है उसमें प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिशियन ही होना चाहिए और कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सहाफ़ी या कोई ब्यूरोक्रेट वगैरह नहीं चलेगा, पॉलिटिशियन ही होना चाहिए, वो बेहतर समझेंगे काम को। आपकी भी ये राय है? और क्या कोई 3 नाम जो वैसे ही फ्लोट कर रहे हो आपकी अपनी पार्टी में जो कि इस कैंडिडेसी के लिए बेहतर हो, क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, मैं कायरा साहब को इसलिए सेकंड करता हूँ क्योंकि हमने बहुत से तजर्बे कर लिए हैं। हमने रिटायर्ड जज भी बना लिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी बना लिए, बहुत सी चीज़ें बना ली। लेकिन हमेशा जब भी इलेक्शन होता है या RO इलेक्शन हो जाते हैं या TS को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ हमारी ये ख्वाहिश रही है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन हो जिसमें जो इलेक्शन जीते या हारे, कम से कम ये कहें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। हमेशा यही कंट्रोवर्सी रहती है और हम जो है वो चीज़ें करते रहते हैं। लिहाजा हम भी चाहते हैं कि ऐसे शख्स को आना चाहिए जो एक मजबूत शख्स हो, जो कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा सके। ऐसा ना हो कि जब वो निगरान हुकूमत से खत्म उसके बाद बताएंगे ये हमने तो यही करना था, हमें नहीं करने दिया, हमें ये नहीं करने दिया, उसके बाद क्या होगा 5 साल कौम को जो है वो भुगतना पड़ता है। जहाँ तक नाम का, मैं पार्टी का एक जिम्मेवार अहदेदार हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अगर आप साथ मैं नाम शेयर करूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम शेयर किए। नाम है डिस्कशन के अंदर, जब हम 3 या जितने भी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, जब हम भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। हम चाह रहे थे आप हमारे साथ पहले शेयर कर लें ताकि हमारे पास कोई अच्छी आज सारा दिन के लिए कोई डिस्कशन के लिए मवाद तो मौजूद हो। कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको आज सारा दिन। अच्छा, आज मतलब हो सकता है कि आज मंजर यहाँ पर आ जाए नाम? देखें, मैं इस पे हाँ या ना नहीं से कर सकता क्योंकि पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट दोनों मुल्क से इस वक्त बाहर हैं। तो हमारी कमेटी भी है, तो कमेटी को ये टास्क है, मैं कमेटी से अभी मैं आज या कल में तो मुश्किल है, 2-4 दिन में शायद आ जाए नाम से। चलिए जी, 2-4 दिन का फिर इंतजार कर लेते हैं कुंडी साहब, फिर जब नाम आ जाएंगे तो आपके एतराज़ात और ना एतराज़ात। और क्या नाम आने से पहले चले हमारे जराए गलत बताते होंगे, ज़रदारी साहब शायद किससे शुरू होगा? नहीं, ज़रदारी साहब हमें ये खुशी हो रही है कि हमारी खबरें जो है ना अभी लीक नहीं हुई, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लीक क्या होना है, हम तो डायरेक्टली आपसे, आप हमें कुछ बता दें। एंड दैट वुडंट बी अ लीक, हम तो बड़ा डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। आप जरा भी तब्दील कर लें क्योंकि ये बिल्कुल वो हमने जराए तब्दील कर लिए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कोई मीटिंग मुतवक्के है कहीं भी बिफोर दीज नेम्स आर गिवन? मे भी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग हमारी जो है ऑफिशियली कोई मीटिंग जो है अभी तक ना उस पर बात हुई है, ना कोई ऐसी फिक्स हुई है अभी तक कोई ऐसी। अच्छा कुंडी साहब, आपने भी बातों में कहा ना आपको खुशी हो रही है कि आपकी खबरें या आपकी बातें भी लीक नहीं हुई है, मतलब आपके इंटरनली मामला तय हो गया है तभी लीक नहीं हुआ ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो डिस्कशन हो रही है, बाकी चीज़ हो रही है, अभी कोई हमने पार्टी ने कोई नाम फाइनल नहीं किया। मतलब आप इंटरनल डिस्कशन तकरीबन फाइनल ऐसा समझ लें कि हो गए हैं, तभी आप खुश हो रहे हैं ना कि भाई हमें नहीं पता लग रहा अभी तक? तकरीबन फाइनल भी नहीं है, मतलब है कि जब होंगे तो इसमें कोई छुपाने क्या बात है। एक चीज़ है, चलिए ABC नाम है और उसमें से जो भी आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है बाकी पार्टियों के भी आने हैं, उनमें से फिर आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं 3 नाम, तो भी टाइम है उसमें। अभी तो आपको सारा दिन इन्हीं सवालों के जवाब नाम अभी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, इसीलिए लीक भी नहीं हुए, वरना शायद लीक हो ही जाते। इज दैट राइट? जी, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, तो लिहाजा इसीलिए तो शायद लीक भी नहीं हुआ कुछ, तो अब फाइनलाइज जब हो जाएंगे तो शायद लीक भी हो जाए। मे बी। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड हम आपको दोबारा कुछ दिन में सहमत देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, बहुत ढूंढा,
कुछ खास इस तरह मिला नहीं। कोई क्राइम शो लग रहा था मैं अपने आप को आज, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जिसमें कर रहे होते वो। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लेट अस टॉक क्रिकेट। और शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान की जीत हो और वो भी इंडिया के खिलाफ हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो पाकिस्तान एक ने इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है और कोलंबो में खेले गए फाइनल में इंडिया को 128 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। फैजान गुड मॉर्निंग, बता दीजिए एक तो हम पहले किससे बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें या पहले एशिया कप की बात कर लें ना, मतलब वो हम जरा थोड़ा सा खुशी की बात है ना, तो फैजान बताइए इमर्जिंग, इमर्जिंग एशिया कप जो है, मतलब हमारे लिए तो एक खबर थी लेकिन आप तो सर्टनली इसे फॉलो करते हैं, दिस इज़ योर बीट, दिस इज़ व्हाट यू डू ऑल द डे, सो आपको उम्मीद थी कि हम इस तरह से ये जीत जाएंगे फाइनल वाला, वो भी इस मार्जिन से, मतलब स्वीप की है बिल्कुल बड़े मार्जिन से कल इंडिया को हराया इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल में। और ये बड़ी अहम फायदा पाकिस्तान के बेंच स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की, और ये बेंच स्ट्रेंथ जब अब आगे जाके ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेजुएट होगी टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट तो उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि उन्होंने एक बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया को हराया। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट एनी लेवल हमेशा एक बड़ा मैच होता है, तो ये चीज हमेशा आपके ध्यानों में रहेगी, हमेशा ये चीज उनको बात देगी कि हमने इतने बड़े मार्जिन से इंडिया को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। ऑफ कोर्स Pakistan was slightly more experienced side than the Indians, but Pakistan versus India जब होता है तो फिर ये तजुर्बा सब साइड को हो जाता है, वो प्रेशर को कौन बेहतर हैंडल करता है वो वहाँ पे मैटर करता है। तैयब ताहिर को साथ देना पड़ेगी जैसे इसने कल बैटिंग की और पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल बोर्ड पर सजाने में मदद दी, बट जो स्टार्ट शायद फरहान और साइम अयूब का था वो भी बड़ा शानदार था। उसी ने बुनियादी तौर पर वो जो हम कहते हैं ना कि बेस पाकिस्तान के लिए कायम करके दी, उसके बाद फिर तैयब ताहिर ने इसको आगे लेके बढ़े। बट नॉट टू फॉरगेट सुफियान मुकीम बड़े जबरदस्त बॉलर है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने परेशान किया इंडियन बैटर्स को, तो ओवरऑल एक बड़ा जबरदस्त पैकेज, हर किसी ने छोटा छोटा चैप इन किया और बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम के इन प्लेयर्स के लिए इससे ज्यादा हौसला अफजा बात क्या होगी कि क्योंकि ये जूनियर्स पाकिस्तान के प्लेयर थे या बेंच स्ट्रेंथ थे, जब जीत कर वापस कोलंबो में अपने होटल आए तो वहाँ पाकिस्तान सीनियर्स के तमाम टेस्ट स्क्वाड के तमाम प्लेयर्स मौजूद थे, बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद, उन्होंने जिस तरह वार्मली वेलकम किया फ्यूचर स्टार्स को, तो वो एक एडेड कॉन्फिडेंस जो उनको मिल गया होगा, तो ये आगे जाके इन प्लेयर्स को बड़ा मदद देगा। एक तो प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। फैजान, हम अभी विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और उसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारी पाकिस्तानी नेशनल टीम टॉप प्लेयर जो ऑब्वियसली श्रीलंका में टेस्ट के लिए हैं वो भी गए हुए थे ये मैच देखने, तो एयरपोर्ट आके तो इस्तेमाल किया, मैच भी देखा है। हाँ, मतलब जबरदस्त किस्म की फिर सपोर्ट तो हो गई इनके लिए, जीतना तो जरूरी हो गया। मैच से पहले तो भी बाबर आजम ने दी तीन प्लेयर्स को किस तरह आगे जाके इंडिया को हैंडल करना है, क्योंकि बाबर आजम की क़यादत तो पाकिस्तान इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड T20 में हरा चुका रहा है, तो बाबर आजम सीख चुके हैं वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से नर्व्स पे कंट्रोल करना है। बाबर ने वो ट्रांसफॉर्म किया इन यंगस्टर्स को, बताया कि आगे टिप्स हैं, आई एम श्योर वो काम आएंगे। बट अगर दो तीन नाम हम इनमें से जरा शॉर्टलिस्ट कर सकें जो आपके स्पोर्ट्स के हलकों में बड़े मशहूर हो रहे हैं, जिनका बड़ा चर्चा है बच्चों का, इमर्जिंग प्लेयर्स में से जो आगे चल के पाकिस्तान का सरमाया बन सकते हैं, डू वी हैव 2-3 नेम्स? तैयब ताहिर का नाम तो पहले से दिया जा रहा है। सुफियान एक ऐसा प्लेयर है जो आगे पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान के लिए खेल सकता है या वो कंटेंशन में आ सकता है। इस प्लेयर पे बड़ी नजर उनकी। शाहजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर है जो मुस्तकिल डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा है, बट हमारी बैटिंग लाइन इतनी इस वक्त एग्जिस्टिंग जो करंट पाकिस्तान टीम है उसकी बैटिंग लाइन इतनी मजबूत है, खासतौर पर वाइड बॉल में, कि उसमें इमीडिएटली नए प्लेयर आप देखें ना, साइम अयूब अच्छी कारकर्दगी के बावजूद भी बेंच स्ट्रेंथ पर ही है, हालांकि जिस तरह का पीएसएल साइम का रहा है, साइम शायद अभी मुस्तकिल हिस्सा बन सकता था स्क्वाड का, बट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है वो इतना मजबूत है कि साइम, चलिए आई एम श्योर अभी नहीं तो फिर लेटर फीलिंग्स हो जाती होती है ना ऑलरेडी, सो अच्छा जी, ये पबजी लव स्टोरीज जो है ना, ये बहुत इन पे कोई मूवी बन जानी चाहिए अब, क्योंकि सीमा हैदर जो थी हमारी वो जाखरानी से नहीं उनका नाम है ये, वो उधर गई इंडिया, और अंजू जो हैं वो उधर से इधर आई।
क्या चल रहा है? चल रहा है ना, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो खबर ये है कि अंजू नामी भारतीय लड़की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीरबाला पहुँच गई है और पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के एक लड़के यानी नसरुल्ला उसका नाम है, फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और अंजू 1 महीने के विजिट वीज़ा पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई, लेकिन अब वो इधर ही रह गई है। मीडिया का सामना भी नहीं करना चाहती। चलिए अब पता नहीं प्यार तो फिर प्यार हो गया ना। वैसे ही कैसा होता है? ये किस किस्म का एक एवेन्यू है, ये भी है लव है कि आप ये सब कुछ करने पे। जल्दी से ज़रा सैलाब के बारे में आपको अपडेट करते हैं। हमने इब्तिदा में आपको बताया था बिकॉज पंजाब में एक्चुअली ज़रा अलर्ट हैं, सब लोग अलर्ट हैं, होना भी चाहिए। मुल्क में मानसून सिस्टम पूरे ज़ोरों पर आ चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। आज़ाद कश्मीर से कराची तक बादल जमकर बरस रहे हैं। दियाबिर में 4 दिन से मुसलसल बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से चलाश शहर और दीगर जो इलाके हैं सैलाबी सूरत हाल वहाँ पैदा हो गई है। शाहराह कराकरम हेडोर के मकाम पर बंद हो गई है। बारिशों के बायस चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कर्दू में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस दरियाए रावी और जहलम और चनाब में सैलाब का खदशा है। मुल्क के बालाई इलाकों की ये सूरत हाल एक तरफ महकमा मौसमियात ने कराची को भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं। मैं इधर मुड़ के इसलिए देखती हूँ क्योंकि बिग स्क्रीन पर जरा बेहतर नजर आता है और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। महबूब अली इज रिपोर्टिंग फ्रॉम सवात। महबूब अली बताएं क्या सिचुएशन है उधर? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब से पूरे मलाकन डिवीज़न के जो जितनी भी अजला है, जिसमें अपर चतराल, लोअर चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, स्वात और शंगला के अजला जो है ये शदीद मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासर हुआ है वो अपर चतराल और लोअर चतराल है। अपर चतराल में हालिया सैलाब से तकरीबन 1 किलोमीटर का सड़क जो है वो दरियाबुर्द हो गया है। इस तरह तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में 8 जो मकानात है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि कड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस तरीके से लोअर चतराल में अयून के मकाम पर सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जबकि कैलाश में भी जगह जगह पर सैलाब की तबाही जो है वो देखी जा सकती है। इस तरीके से लोअर दीर और अपर दीर में भी सैलाब की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, जबकि स्वात के इलाके, ख्वाजाखिला के इलाके चमतलई में भी जो रोड का एक बड़ा हिस्सा है वो सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त दरिया स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ और आपको ये मनाजर भी हम दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया का पानी जो है इसके बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस बहाव से जो दरिया के किनारे आबाद लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक दफ़ा फिर अगर ये पानी का बहाव मजीद बढ़ जाता है तो यकीन ये लोग सेफ साइड पर मुंतकिल होंगे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि दरिया स्वात में ख्वाजाखिला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि अयूब ब्रिज के मकाम पर जो बिजली के खंभे हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। ये थी सवात की सूरत हाल। आरिफ उर्फी के पास चलते हैं, जल्दी से वो हमें कश्मीर के इलाकों के बारे में अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की जो बड़ी तूफ़ानी बारिश थी उसके बाद अब मौसम जो है वो तो साफ़ हो चुका है, और लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक तो हम कहेंगे कि मौसम पार्शली जो है वो क्लाउडी है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं उनमें मौसम अभी तक ऐसा है कि वक्त वक्त के साथ बारिश हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं हल्की हो रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो क्लाउड ब्रेस्ट हुआ था उससे खासा नुकसान हुआ है और उससे तकरीबन 11 मकानात जो हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और 8 मकानात ऐसे हैं कि जो पार्शली जो है वो डैमेज हुए हैं। इसी तरह जो उनके फुट ब्रिज थे, कोई जो नाले के ऊपर लगे हुए थे, तेजियां वाले नाले के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो है वो तबाह, वो 4 ब्रिजेज हैं जो वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो इसी तरह उनकी जो फसलें थी, खड़ी फसलें, क्योंकि एकदम से जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसकी वजह से वो सारी की सारी उनकी खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। और ये जहन में रखने वाली बात है कि नीलम जो इलाका है इसमें जो टाइम है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत थोड़ा होता है और एक ही फसल होती है उनकी और उसी पे उनका गुजारा होता है। तो इस मरतबा तो उनकी सारी फसल ही जो है वो ज़ाया हो गई है, यानी उनके लिए आइंदा सर्दियों में खासा प्रॉब्लम होगा उनके लिए। महकमा मौसमियात जो है वो अभी तक इस इलाके में कह रहा है कि दोबारा बारिश का जो है वो चांस है। और ये भी आप जहन में रखें कि जो नीलम का वैली है ये मानसून फ्री वैली है और ये क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमेना है कि मानसून फ्री एरिया में भी मानसून की एक बड़ी खौफनाक बारिशों का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ज़ाहिर कंसर्निंग सूरत हाल है, पर्टिकुलरली सैलाबी अगर बात करें इलाकों में तो ऑलरेडी हाई अलर्ट है, बाज़ जगह ऊँचे दर्जे का, दरमियाने दर्जे का। सबसे पहले हमें इस बारे में अपडेट कर दें कि है क्या, यही खबरें हैं, खबरें बहुत होती हैं, तस्दीक ज़रा हम आपसे चाहते हैं। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, फलां हो गया, ढमका हो गया, क्या है रियलिटी?
सरदार साहब, वी कांट हियर यू, सो वी हम दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आपका माइक शायद अभी बंद हो गया, तो हाँ, तो हम सवाल हमारा यही था क्योंकि हमें जी तो सरदार साहब कंटिन्यू आ गए। जी देखिए, फ्लड का प्रॉपर डाटा तो हमारा फ्लड फोरकास्ट वीएनए लाहौर में यानी इंडियन साइड का जो डाटा है ना, बेसिकली उनके पास होता है, या इस तरह से फेडरल लेवल पे फेडरल फ्लड कमीशन है उनके पास होता है। लेकिन मैं जो बज़ाहिर सिचुएशन है बारिशों की, उसके लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त करंटली जो स्पेल चल रहा है इसमें इंडियन साइड पे भी उतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं है कि जितनी पिछले स्पेल में हुई थी। पिछले स्पेल में जैसे जो 5 जुलाई से ऑनवर्ड जो शुरू हुआ था, कोई 10, 11, 12 जुलाई तक रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी इंडियन साइड पे। और फिर पानी ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ आया था, हमारे एरियाज़ में ज़्यादा आया था, जिससे कसूर और मुलेका जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे, सियालकोट, नारोवाल भी और नीचे कसूर की तरफ भी। इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई इतना, जैसे मैं अभी डाटा देख रहा था अपने जो फ्लड फोरकास्ट वीर है उनका, तो सवाए काबल रिवर के यानी नौशहरा के मकाम पर मीडियम फ्लड है दरियाए काबल में, और बाकी जगहों पे तो नॉर्मल है दरियाई जो तरह से नथिंग टू वरी अबाउट अभी, सो फार सो गुड। जी अभी तक ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि उनके डैम्स अगर उनकी साइड पे बारिशें आगे का अगला जो स्पेल है उसमें बहुत तेज़ हो जाती हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो पानी छोड़ते हैं, तो फिर इस तरह की कैफियत हो सकती है। लेकिन ये जो जैसे बता रहे थे आपके रिपोर्टर, ये जो असल में हमारे शुमाली इलाका जाता है, यहाँ तो लोकलाइज फ्लडिंग होती है, फ्लैश फ्लडिंग होती है, जो पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ियों पर बारिश तेज़ स्पेल हुआ और वो सारा पानी का रेला नीचे आबादियों में आ गया और उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। चतराल साइड पे भी यही हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तीनों जगह पे यही हुआ है। अच्छा, हमारी अपनी बारिशों का सिस्टम भी बता दें। अभी तक तो कंट्रोल में ही है सब कुछ, ऑल्दो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, और चूंकि हम काफ़ी बुरा हाल पिछले 1-2 सालों में देख चुके हैं तो डर जाते हैं कि ये बात कहाँ तक जारी है। तो आप बताएं कि कहाँ तक जारी है, बारिशें चलती रहेंगी? पता है कि थोड़े वक्फे में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी लाहौर की लास्ट बारिश वही तो, लाहौर में तो रुक ही नहीं रही, मतलब थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिससे फिर मसाइल आते हैं। जी बिल्कुल, इसको हम किसी न किसी हद तक ना क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं कि उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया कि अब आपके पास एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। पहले इतनी मतलब तवातुर से इतने जो एक्सट्रीम इवेंट्स थे वो नहीं होते थे, अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। तो ये चीज़ है। अलबत्ता ये जो ऑनगोइंग स्पेल है इसमें अभी वही जो अगले 3-4 दिन है शुमाली इलाका जात के लिए, सेंट्रल पंजाब और फिर ऊपर का पंजाब और पंजाब पूरा ही कह लें आप, और केपी और कश्मीर और जीबी, वहाँ 28-29 तक ये स्पेल चलेगा। सिंध में 26 तक है, 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कुछ एरियाज में नॉर्थ वेस्टर्न सिंध जो है या पर सिंध, वहाँ 26 तक है, और फिर ये सब साइड कर जाएगा यहाँ से। तो फिर अगले चंद दिन सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक तरह से ब्रेक होगी, यानी अगस्त के शुरू तक कोई ऐसी खास बारिश नहीं होगी, लेकिन शुमाली इलाका जात में कुछ ना कुछ रहेगा स्पेल इसी तरह से। लेकिन अगस्त के शुरू के दिनों में ऐसे दिखाई देता है कि कुछ ब्रेक आएगी, कोई 1 हफ्ते तक की कोई ऐसी मेजर इस तरह का मेजर स्पेल नहीं होगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। वैसे कराची में कल बारिश हुई, काफ़ी जगहों पे बारिश हुई और थोड़े अरसे के लिए काफ़ी तेज़ भी हो गई। मतलब एक ज़रा ज़ोरदार बारिश होती थी 10 मिनट के लिए, फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी, फिर तवातुर के साथ मतलब वो जो ऑन एंड ऑफ किसी सूरत हाल रही कुछ बेसिकली, या वो एक फीलिंग जो चाहिए थी ना बारिश की, वो एक्चुअली काफ़ी पूरी हो ही गई कल। ओके, और जगह क्या हालात है, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? बहावल नगर से फ़ाहद शफीक हमें बता रहे हैं, लेट्स गो देयर। जी बिल्कुल, बहावल नगर में दरिया सतलुज के मकाम पर गुज़श्ता दिनों 76,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है और निचले दर्जे का सैलाब था, लेकिन उसके चंद रोज़ बाद ही जो है वो पानी कम हुआ और 26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। लेकिन अब फिर ये पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है और इस वक्त बहावल नगर से 50,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इस पानी के रेले की वजह से दरियाई जो बेल्ट है उस पर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे पहले मिशनाबाद की बात की जाए तो मिशनाबाद में लाला अमर सिंह का इलाका और रत्तेका का इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और वहाँ पर खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। बहावल नगर में चावेका का इलाका और उससे मुंसलिक जो छोटी छोटी आबादियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। चिश्तिया में सऊ का पतन है, उसके बाद जोधेका का इलाका है जो कि इस सैलाब की वजह से निचले दर्जे का जो सैलाब था और इस पानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और वहाँ पर खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं तकरीबन। इसमें
कपास की फसल थी, धान की फसल थी, तिली की फसल थी। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 18 अमदादी कैंप कायम किए गए थे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इमदाद दी जा रही थी। रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू की तरफ से जो है वो ऑपरेशन जारी है और तकरीबन अब तक बहुत शुक्रिया फहद, थैंक यू फॉर दैट। और रेस्क्यू सर्विसेज भी काम कर रही हैं, सो दैट वाज गुड टू सी। अच्छा जी, प्रेइंग दैट एवरीबडी स्टे सेफ। और ये बारिशें जो हैं, जाहिर है वैसे तो रहमत होती है, लेकिन अगर हमारे निज़ाम ना हो तो फिर हमारे लिए ज़हमत भी बन जाती है। और सर्टनली जितनी बारिश क्लाउड बर्स्ट जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो सब के लिए ज़रा चैलेंज बन जाती है। सो लेकिन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, क्योंकि अब हमें तो पता चल ही गया ना कि ये सिस्टम बन गया है। सो जस्ट बी अ लिटिल विजिलेंट और अपने आप को ज़रा संभाल के रखें। गुड लक टू टीम पाकिस्तान। आज हमारे दूसरे टेस्ट का आगाज़ हुआ है एंड वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय।